बहुत सारे बच्चे जेईई मेन 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फरवरी का जो उनका अटेम्प्ट है वो बहुत नजदीक आ गया है। और इस नजदीक आए हुए अटेम्प्ट से बच्चों के अंदर एक घबराहट सी भी पैदा होती है। बहुत सारे मन में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसे होगा, 5-6 दिन बच गए हैं, किस तरीके से हम और इसमें एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। या बहुत सारे बच्चों के मन में अगर कुछ नकारात्मक नेगेटिव व्यूज भी आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। तो आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्थ लेटूरिया, जो कि हैं एआईआर 3 जेईई मेन 2018 और साथ ही साथ उन्होंने जेईई एडवांस में एआईआर 29 अर्जित करी है। तो दीज टू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अगर आप इस टॉप रैंक तक पहुंचते हैं तो साइकोलॉजी आप डेवलप करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, लास्ट के डेज में कैसे काम करना है, और साथ ही साथ पेपर का प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। ये सारी बातें वही बतला सकता है जो इन सब फेजेस के थ्रू गुजरा है। और अब बहुत अच्छे से आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सो दैट कि हम उसको आंसर भी कर पाए। तो वेलकम पार्थ टू दिस सेशन। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और एक अंदर से खुशी मिल रही है कि मैं बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, और आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ये भी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। सो आई होप दिस सेशन विल बी नाइस। तो पार्थ को मैंने काफी पहले पढ़ाया था 2017 में, और पार्थ वाज वन ऑफ द फाइटर स्टूडेंट जो मेरी नजरों में कहते हैं ना कि एक ऐसा प्लेस रखता था कि हाँ भाई, कि मुझे ये करना है तो फिर अब मेरे लिए कोई भी चुनौती जो है वो छोटी है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत परेशान भी हुआ पार्थ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और बहुत बार हमारी बातें भी हुई और बहुत सारा समय हमने साथ में भी निकाला है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि ही इमर्स्ड एज अ विनर आफ्टर फेसिंग ऑल द सिचुएशंस। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए कि किस तरीके से हमें इन लास्ट डेज में ओवरकम करना है। अभी जो बच्चे जेई 2021 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं पार्थ, वो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चंस डाल रहे थे कि सर क्या करना चाहिए, कैसे अपन को इन 6-7 दिनों को अच्छे से टैकल करना चाहिए, एग्जामिनेशन में कैसे करना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप अपने ओपिनियन से रख दे। पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको याद है आपने जब प्रिपरेशन करी थी तो उस समय का आपका फेज कैसा होता था और ये टाइम आपके लिए किस तरह का था? तो हाँ, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है बिल्कुल कि जैसे जब जेई मेंस का टाइम आया था हमारे, तो हमारा एक्चुअली बोर्ड चल रहा था। बट जस्ट बिफोर जेई मेंस हमें 2 या 3 हफ्ते की एक लॉन्ग छुट्टी मिली थी। तो तब द मेन फोकस, हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को, पास्ट पेपर्स को रिवाइज करें, और जो बेसिक बेसिक माइन्यूट माइन्यूट कंसेप्ट्स है इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में, उनको एक बार अच्छे से देख लें। मतलब हर स्टूडेंट ने उसके 2 साल के प्रिपरेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मार्क करके रखे होते हैं जनरली, जो उसको टफ जाते हैं या जो उसको लगता है कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बच्चों से कि ये जो लास्ट का पीरियड है, सबसे ज्यादा फोकस उन कॉन्सेप्ट पे करें जो उनको टफ जाते हैं, और एक बार उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर ले, और उन क्वेश्चंस पे करें जो उनसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे या उनको बहुत टफ जाते हैं। इससे मतलब एक बेसिक सी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेसिक सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों में कि आई हैव एक्चुअली कवर्ड द कंसेप्चुअल मटेरियल ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो इस पे एक तो फोकस होना चाहिए। इसके बाद पास्ट पेपर पे भी फोकस होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्लासेस पास्ट पेपर पे फोकस करते हैं, बट इंडिविजुअली भी आप अपने साइड से एफर्ट्स मार सकते हो, और जो पास्ट पेपर्स या पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख सकते हो, ताकि आपको एक बेसिक फील आ जाए कि मेन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस एंगल से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको किस डायरेक्शन से प्रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है। मतलब नॉलेज तो एक चीज हो गई, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप एग्जाम में कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करते हो, और आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हो अपने नॉलेज को यूज करके। तो एंड का जो टाइम होता है जेई मेंस जेई एडवांस का, इन इन बातों पे सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो यही था मेरा स्ट्रेटेजी एंड के टाइम में। ग्रेट। तो मतलब कुल मिला के जो बच्चों तक मैसेज मेरे ख्याल से पार्थ देना चाह रहा है कि लास्ट के टाइम में हमें बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे अपने कार्य को बहुत ही फोकस और स्पेशलाइज करना पड़ेगा। स्पेशलाइज जो पार्थ ने समझाने की कोशिश की वो ये है कि सबसे पहली चीज हमें हमारा जो पेपर है उसको करना है। अब एक नॉलेज एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और एग्जामिनेशन देना एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, जैसा कि पार्थ ने बोला। तो आप एग्जामिनेशन में अब एक्चुअली एक्सेल करना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉलेज एक्वायर करना था अभी तक का वो आपने कर लिया है, और आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए आप दोबारा उन सब चीजों को दोबारा से पढ़ सकते हो। बट ये जो लास्ट के 6-7 डेज हैं उसमें आपको पेपर को किस तरीके से अच्छा करना है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में
पाथ यहाँ बतला रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपने पेपर रिसेंटली दिए हैं, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, जो गलतियाँ करके आपने लिखी हुई हैं, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि उस तरह की गलती नहीं हो और किसी तरह के छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स पे बेसिकली फोकस करने की बात कह रहे हैं। ग्रेट। लेकिन बच्चों में अभी ऐसा मन में आ जाता है बहुत बार कि सर इतना सारा हमने पढ़ा है साल 2 साल में, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं सब भूल जाएँगे? अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो ऐसा जनरली नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है कि आप जब भी पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके चांसेस है भूलने के। बट 2 साल के आपकी जर्नी में, 2 साल के आपकी स्टडीज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जब कोचिंग मिलती है तो वो कोचिंग इंश्योर करती है कि जब भी कोई बच्चा कोई चैप्टर पढ़ रहा है या कोई कंसेप्ट पढ़ रहा है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करे, एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे और देख ले कि वो कंसेप्ट रियल लाइफ में या एग्जाम के प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होता है। तो जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी मतलब इंसान कोई कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करता है थ्रू प्रॉब्लम्स और थ्रू न्यूमेरिकल्स और थ्रू एनी टेस्टिंग, तो बहुत ही कम लाइकली होता है कि वो कंसेप्ट को भूले, बिकॉज उसने खुद वो कंसेप्ट को यूज करके कोई हार्ड क्वेश्चन या कोई ट्रिक, मतलब कोई क्वेश्चन या कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो इसकी बहुत कम चांस होते हैं कि वो उसको भूले, मतलब उसके खुद के एफर्ट्स इन्वॉल्व है क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजिंग दैट कंसेप्ट। तो कहीं ना कहीं वो जो कंसेप्ट है उसके दिमाग में एक परमानेंट बेसिस पे बैठ जाता है। तो इसका टेंशन मत लीजिए कि आप कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि 2 साल अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो जेई एडवांस के टाइम भी आपको कंसेप्ट याद रहेंगे, आपको टेक्निक्स याद रहेंगी कि किस टेक्निक से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस फोकस इस पे करना है कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करे, कोई बहुत ही ट्रिवियल गलती ना करे कि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या करेक्ट का इनकरेक्ट कर लिया या इस टाइप से कुछ। बस इन बातों पे फोकस करिए। बाकी जो कंसेप्चुअल मटेरियल है, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो आपने 2 साल में जितना लेना चाहिए था आपने ले चुके हैं वो लोग। और इस पे फोकस करिए कि आप एग्जाम पे प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं ऐसे अगर रखता हूँ, मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लीजिए कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, तो अब हार्डली अभी कभी ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। आप कितनी भी उम्र में जाओगे कोशिश करने के लिए तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मेन चीज यही कह रहे हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस के थ्रू हर चीज को सीख लिया है, जब आपने 2 साल की जर्नी में अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और प्रैक्टिस नहीं करी है, और प्रैक्टिस अगर करी हुई है, तो आप बहुत ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीजें नहीं भूलोगे, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से याद होंगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि भूलते कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन के दिन सब याद आ जाता है, तो इससे चिंता करने की बिल्कुल किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिमाग में बच्चों के हमेशा रहता है कि सर लास्ट डे क्या करें, मतलब जस्ट एग्जामिनेशन से पहले आप तो मतलब बतला दीजिए कि मतलब लास्ट डे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लास्ट डे करना क्या चाहिए, मतलब जस्ट एग्जामिनेशन के जस्ट एक दिन पहले? सर बात आप क्या कहेंगे? तो लास्ट डे की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट अगर मैं लास्ट डे की बात करूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि आप ज्यादा कुछ स्ट्रेस ना लें, ज्यादा कुछ हैवी पढ़ाई ना करें और माइंड को फोकस, रिलैक्स और काम रखें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फ्रेश रहोगे एग्जाम के पहले, अगर आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अच्छी रैंक लाने में कंट्रीब्यूट करता है, जो अच्छे मार्क्स लाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक तो होता है नॉलेज, एक होता है कि आप एग्जाम्स में उसको कैसे अप्लाई करते हो, और जो तीसरी चीज जो कि आपको खुद सीखनी पड़ती है मेंटर्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना फोकस, अपना कामनेस हाई रखना होता है एग्जाम में। आपको किसी भी टेंशन में नहीं आना होता है। एंड इन सब बातों के लिए मैं ये मतलब एडवाइस करता हूं कि आप एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले ज्यादा स्ट्रेस ना ले और इस पे फोकस करें कि आप अपना माइंड काम कैसे रख सकते हैं, आप अपना माइंड फोकस्ड कैसे रख सकते हैं। एंड चाहिए तो इमीडिएट कंसेप्ट्स, जैसे कुछ मेमोराइजेशन के कंसेप्ट्स होते हैं, या वो कुछ एक बार देख ले, बट ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजें या ज्यादा हैवी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट कुल थिंग मिला इज के कि आप सार ये है कि 1-2 दिन पहले आपको इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। कुल मिला के अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है और अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक रखना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डी-डे पे इसको फोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि आप अपने आप को जितना चार्ज अप करके रख सके उतना करें। हम ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने में लग जाएँ, जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं, या कुछ ऐसी चीज़ ना करने लग जाएँ कि अच्छा यार ये चीज़ छूटी हुई है, 2 दिन में मैं इसको देख के ठीक कर लूँ, अभी तक तो यानी कि 2 साल तक जो चीज़ अभी नहीं हो सकी है उसको अभी छोड़ दें, बिल्कुल भूल जाएँ
और 2 दिन तक सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि उस टेस्ट को देने वाला है। तो जो आपके माइंड की कंडीशन होगी, जो आपकी बॉडी की कंडीशन होगी, जैसा फील कर रहे होंगे, कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन उससे काफ़ी ना ज़्यादा रिलेट करने वाला है। आपकी एग्ज़ामिनेशन में क्या स्ट्रैटेजी थी? कि मतलब एग्ज़ामिनेशन में कैसे मतलब पहले सोच के गए थे कि एआईआर 3 लानी है, एआईआर 1 लाना है, एआईआर 2 लाना है? क्या सोच के गए थे? व्हाट वाज़ द स्ट्रैटेजी एआईआर 3 के लिए? तो जैसा कि अन्ना सर ने मुझे गाइड किया था और बाकी टीचर्स ने मुझे गाइड किया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम में स्ट्रेस अवॉइड करना है तो ये है कि आप प्रीडिटरमाइंड माइंड से मत जाइए। मतलब आप कुछ सोच के मत जाइए कि मुझे यार ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना ही है, मुझे इतने मार्क्स लाने ही है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पेपर पता नहीं है। पेपर बहुत ईजी भी आ सकता है, पेपर बहुत टफ भी आ सकता है। तो आपको रिलेटिव होना पड़ेगा, आपको एडजस्टेबल होना पड़ेगा। एट द एंड कॉम्पिटिशन इज रिलेटिव। तो व्हाट मैटर्स इज आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो, अदर देन आपके एब्सोल्यूट नंबर कितने आ रहे हैं या आपका एब्सोल्यूट स्कोर कितना आ रहा है। एग्जाम के अंदर आपको इस पे फोकस करना है कि एक हार्ड क्वेश्चन की वजह से आपका दूसरा क्वेश्चन अफेक्ट ना हो, और एक सेक्शन की वजह से आपका दूसरा सेक्शन अफेक्ट ना हो। मतलब मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि आप हर क्वेश्चन को एक अलग एंटिटी ट्रीट करें, हर क्वेश्चन को एक सिंगल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। और अगर उस क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, तो ज्यादा खुश भी ना हो, ज्यादा और कॉन्फिडेंट भी ना हो। और अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो ज्यादा निराश भी ना हो, ज्यादा दुखी भी ना हो। दोनों बातें आपके पेपर बैलेंस और पेपर स्टेबिलिटी के लिए डेट्रीमेंटल है। मतलब अगर आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपके सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप इजी क्वेश्चन को गलत करने पे लग सकते हो। और अगर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कम हो जाएगा। तो दोनों बातें गलत है। आपको बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है। एंड आपको स्टेबल रहना है ड्यूरिंग द 3 आवर्स पेपर एंड ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। हर मिनट हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी दूसरे थॉट्स मन में ना आने चाहिए। एंड इस पे फोकस करिए कि आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन आपके क्वेश्चन पे और आपके एग्जाम पे है। बस यही स्ट्रेटेजी थी मेरी, एंड बाकी कुछ सोचना नहीं है एग्जाम के अंदर। ग्रेट। तो जो पार्थ ने बताया वो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बोल दी उसने, और मैं उसको एक बार फिर से आपके लिए बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो पार्थ ने बोली है वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से अगर उसको देखा जाए कि भई ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये आपके सिर्फ़ सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन नहीं है, पहली चीज़। ये आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका एक नए कंडीशन में काम करने का जो तरीका हो सकता है, इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब आप किसी चेंज को देखकर कितनी जल्दी घबरा जाते हैं, इतना कूल और काम रहते हैं, या अगर आप एग्ज़ामिनेशन के थ्रू चल रहे हैं और आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से फ़ील करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, और फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही बात है कि अगर 3-4 क्वेश्चन्स आपके लाइन से होने लग जाएँ, तो आप 5वें क्वेश्चन में एक ऐसी छोटी-सी गलती करोगे कि फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे परेशानी का सबब बन सकता है, और कोई बच्चा अगर डिमोटिवेट हो गया, तो फिर से वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब कुल मिला के अगर आप अटक भी गए या आपका अच्छा भी चल रहा है, तो आपको एक कांस्टेंट और कूल टेम्परामेंट के साथ पूरे पेपर को फिनिश करना है, क्योंकि चैलेंज ये नहीं है कि आप 1 ओवर में 15 रन, 20 रन, 25 रन बना रहे हो। चैलेंज ये है कि अगर आप 20-20 खेल रहे हैं, तो पूरे 20 ओवर्स में आपने कितने रन बनाए हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी हो पाएगा जब हम हर एक क्वेश्चन को सिंगल आइडेंटिटी के साथ परखें और उसके आगे चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, रुके कहीं भी नहीं। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि कोई सवाल आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर क्या करते थे? उसको कम से कम काफ़ी समय देते होंगे? तो इसके लिए भी स्ट्रेटेजी जनरली हमें जो बोली जाती थी, और जो मैं मानता हूँ कि सही भी है, वो ये है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है हर क्वेश्चन के लिए जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देना चाहिए। जैसे मान लो कि हर क्वेश्चन, जेईई मेन में आप क्या समझते हैं? जेईई मेन के एग्ज़ामिनेशन के लिए एक क्वेश्चन को कितना ऑन एन एवरेज टाइम देना चाहिए? तो हमारे टाइम एक्चुअली 90 क्वेश्चंस थे एंड टाइम वाज 180 मिनट्स। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन करें तो हर क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अभी शायद क्वेश्चंस कम हो गए हैं जहां तक मुझे पता है। स्टिल आपको 3 मिनट से ज्यादा तो नहीं देना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन का टाइम चुरा रहे हो, एंड दैट द सेकंड क्वेश्चन माइट बी इजियर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे इजी क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने चाहिए। पेपर की सबसे खास बात ये होती है कि जो पेपर सेटर है वो कुछ हार्ड क्वेश्चंस डालता ही है,
वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे उन हार्ड क्वेश्चंस पे रुकेंगे और उन हार्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देंगे, जिसकी वजह से उनका पेपर बिगड़ेगा। तो जो पेपर सेटर है उसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई बच्चे का पेपर बिगाड़ना है। बट अगर आप समझदार हो, आप स्मार्ट हो, तो आप जितने जल्दी हो सके उन हार्ड क्वेश्चंस को पहचान लोगे और जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करोगे। जैसे मैं अगर जेई एडवांस की बात करूं तो आज तक किसी के जेई एडवांस में फुल नहीं आए हैं। दैट इज द पॉइंट कि सारे क्वेश्चंस होना नियर टू इम्पॉसिबल है। हो भी सकता है, बट देन आपको अपना पेपर का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। आपको परखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। फर्स्ट सबसे पहले सारे इजी खत्म करें, फिर मीडियम खत्म करें, एंड फिर अगर टाइम बचे तो आप हार्ड खत्म कर सकते हैं। बिकॉज एंड में अगर हार्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे इजी और मीडियम, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चंस होते हैं, वो हो चुके हैं, एंड यू हैव एन इनर स्ट्रेंथ दैट अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है एंड मैं हार्ड अटेम्प्ट कर सकता हूं। मतलब मैंने 90% पेपर अच्छे से खत्म कर लिया है, एंड अगर 10% में मेरा कुछ नहीं होता है, स्टिल आई हैव अ बैकअप मार्क्स ऑफ 90%। तो ये जो अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के अंदर। ग्रेट। तो एग्जामिनेशंस आर ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इज द की विच विल सेल यू इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अन्यथा समय ना दें, क्योंकि अगर आप उसको अन्यथा समय दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप बाकी क्वेश्चंस को टाइम कम दे रहे हैं। और बहुत बार ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है आफ्टर एग्जामिनेशन कि मैं तो यार लास्ट पेज तक पहुंच ही नहीं पाया, 5-6 क्वेश्चन वहां पे थे, 3-4 क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 पेज छूट गए मेरे, तो बहुत इजी सवाल थे यार, वो देखते हो जाते, लेकिन यार मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ये कसक मन में ना रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरीके से दें। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अटक रहे हैं, तो दैट कैन बी अंडरस्टूड एज अ ट्रैप क्वेश्चन, जो आपको एक्चुअली आपकी एनर्जी खींचने के लिए आया है। अब आप कितने समझदार हैं ये इस पे निर्भर करता है। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी उसको देने के लिए तैयार हैं, तो बाकियों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, और आपने उसको एनर्जी बिना दिए आगे बढ़ गए, तो फिर मजा ही जिंदगी का कुछ और होने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख दी है कि कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर लास्ट में कुछ समय बचता है तो आप उसको दोबारा से उन क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बतलाया पार्थ। बहुत बार बच्चों को मतलब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि मतलब अगर मान लो 3 क्वेश्चन नहीं हुआ लगातार, जैसे हो जाता है बहुत बार ऑन एन एवरेज, अगर देखा मतलब बहुत बार तो ऐसा भी होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस लगा ले, तो पहला क्वेश्चन में गया, पहले क्वेश्चन में अटक गया बच्चा, अब क्या करे, मोटिवेशन कम हो गया। तो व्हाट शुड ही थिंक, हाउ शुड ही फील कि नहीं यार मुझे आगे चलना है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो इसके लिए भी मतलब मैंने जो खुद की एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी वो तो ये थी कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके 5 क्वेश्चन एक साथ ना हो, मतलब एक लंबी स्ट्रीक हो कि आपके क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। बट देन इस पॉइंट पे आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये मुझसे नहीं हो रहा तो ये मैक्सिमम बच्चों से नहीं हो रहा। आपको एक खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरी इतनी लेवल की प्रिपरेशन है कि अगर ये मुझसे नहीं हो रहा तो ये बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा। और क्योंकि जेई एडवांस की रैंक या जेई मेंस की रैंक रिलेटिव होती है, तो ये क्वेश्चन मेरे रैंक पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन बहुत टाइम देने के बाद भी नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से बच्चों से नहीं हो रहा, और क्योंकि काफी बच्चों से नहीं हो रहा है तो वो आपके रैंक में अफेक्ट करेगा ही नहीं। इंस्टेड आपको इस पे फोकस करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि आप इजी क्वेश्चन को परखें, इजी क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लें विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स, विदाउट एनी क्वेश्चन इनकरेक्ट रीडिंग। और जो जो होता है ना कि एक आसान से मार्क्स होते हैं उसको कैच कर लीजिए, उसको कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि आसान से मार्क्स बहुत सारे बच्चे कैप्चर करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना एडवांटेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। इजी मार्क्स जो है वो मैक्सिमम बच्चे कैप्चर करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपना एडवांटेज छोड़ दिया तो फिर आपके लिए कवर अप करना बहुत मुश्किल होगा। इंस्टेड पहले इजी मार्क्स को कैप्चर कर लीजिए और उसके बाद फिर आपका पेपर अच्छा जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि एलिमिनेशन हमारा एग्जामिनेशन में तब होता है जब हम वो क्वेश्चन जो सब कर सकते थे वो नहीं करके आते हैं। अगर वो जो सब करके आते हैं, अगर हम वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसके अलावा भी हम कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन पक्का है। और जनरली जो अभी थोड़ी देर पहले बात भी एक बात बोल रहे थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बीच में डाले ही जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, बिकॉज दीज एग्जामिनेशन आर ऑल अबाउट रिजेक्शन, क्योंकि इतने सारे फॉर्म्स, इतने सारे एप्लीकेंट्स, इतने सारे कैंडिडेट है, तो सिलेक्शन cannot be the criteria, the only criteria can be rejection। और वो रिजेक्शन के लिए वो टाइम लिमिट डाली जाती है, रिजेक्शन के लिए कुछ ऐसे टेंट्रम्स क्वेश्चंस में डाले जाते हैं जिससे आप रुकें, ट्रैप हो, गलतियां करें, और उसके बाद फिर रैंक लिस्ट बनेगी आपकी, राइट।
तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है गुरु, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग होंगे जो उसको जूझ रहे होंगे। तो हमारी समझदारी किसमें है कि समय कम दें ऐसे सवालों को। वेरी गुड पार्थ। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली और अभी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी पार्थ क्या-क्या कर रहे हैं। और मेरे को अभी कुछ दिनों पहले पार्थ का एक मैसेज आया था और बड़ा ही शानदार मैसेज आया था एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई रिसीव्ड दैट मैसेज कि इनका कोई पेपर जो है एक्सेप्ट हुआ है। तो क्या पहले तो कांग्रेचुलेशंस हमारे मतलब मेरी तरफ से और जो भी बच्चे देख रहे हैं सबकी तरफ से। तो किस तरह का पेपर है ये? तो जैसे कंप्यूटर साइंस जो मेरी ब्रांच है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक बहुत ही डोमिनेंट एंड एमर्जिंग फील्ड है मशीन लर्निंग, जो कि एक्चुअली मैथ से रिलेटेड होता है, मैथ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली, क्योंकि मुझे 11 से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो आगे जाके भी मैंने इसमें थोड़ा काम किया। एंड मशीन लर्निंग का एक छोटा सा रीजन होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसमें मैंने एक प्रोफेसर के साथ काम किया था आईआईटी बॉम्बे में। एंड मतलब काम अच्छा रहा, एक अच्छा रिजल्ट हमने बनाया that was not proved before, and that was very useful, that is actually very useful in the community। और इसको हमने एक ट्रिपल AI नाम की कॉन्फ्रेंस होती है, एडवांसमेंट एंड एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमने उसको प्रेजेंट किया। तो फॉर्चुनेटली द ऑर्गेनाइजर्स लाइक दैट आइडिया एंड फिर उन्होंने हमारा पेपर एक्सेप्ट कर लिया। सो जो पेपर था वो इस बारे में था, अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट। तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पे आज दुनिया बात कर रही है और मतलब पार्थ के लिए ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से इन नियर फ्यूचर पार्थ हम लोग को और पूरी कम्युनिटी को बहुत सारी चीजें ऐसी देंगे, मेरा मानना है, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट पार्थ? और अभी कोविड टाइम में क्लासेस कहाँ से चल रही हैं? अभी तो सर घर से ही चल रही है। आईआईटी बॉम्बे इज कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑलमोस्ट द होल टेक इंडस्ट्री इज गोइंग वर्क फ्रॉम होम। तो काफी लोग घर पे बैठे बैठे लैपटॉप से पूरा काम कर रहे हैं। थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी है कि काफी स्ट्रेन आता है आंखों पे एंड देयर आर सम हेल्थ डिमेरिट्स, बट देन कोविड की वजह से अब यही एक ऑप्शन बचा है टेक इंडस्ट्री के पास, तो वही कर रहे हैं अभी तो। नहीं, मजा किस में आता था, वहां जाके पढ़ने में या घर से पढ़ने में? मजा तो हमेशा वहां जाके पढ़ने में आता था सर, वो तो कोटा में भी वहां जाके पढ़ने में आता था और आईआईटी में भी और लाइव सॉरी ऑफलाइन लेक्चर्स फेस टू फेस इंटरेक्शन में कभी भी ज्यादा मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रियली आई मिस्ड यू। मतलब 2018 के बाद आज आपसे मिलने का मतलब मजा आ गया, मतलब देखकर। और ये इस सेशन भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि पार्थ वाज द वन जो कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया था। इसकी मतलब मुझे जहां तक याद है कि डेली जो काम भी होता था इसमें बहुत बार ये मायूस भी हो जाता था कि सर पता नहीं हो नहीं रहा है मेरे से, टाइम में नहीं हो रहा है। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती थी इसके साथ कि यार ये उसके बाद भी जब इसने AIR 3 लाई तो दैट दैट वाज मतलब वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो एक लास्ट सवाल चलते-चलते जो बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सारे बच्चे जेईई मेन 2021 का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे होंगे और बाकी जो बच्चे हैं जो आईआईटी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे कि किस तरीके से वो अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करें? क्योंकि आपने ये एक्चुअली फेस किया है कि बहुत बार एग्जामिनेशन में नंबर कम आए सर, बहुत बार ये हुआ तो सर अब क्या करना है? तो उस तो समय फिर क्या लगता था वो क्या करना है? तो उस पॉइंट पे तो रियलाइज नहीं होता था, उस पॉइंट पे तो लगता था कि यार जेई मेंस या जेई एडवांस में अगर अच्छी रैंक नहीं आई तो शायद करियर खत्म हो जाएगा, शायद फ्यूचर बिगड़ जाएगा, शायद लाइफ खराब हो जाएगी। बट देन अभी फ्रैंकली स्पीकिंग ये रियलाइज होता है कि दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, दिस इज जस्ट वन माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। आप 100% ट्राई कीजिए, आप अपने पूरे एफर्ट्स डालिए, बट देन अगर आप फिर भी आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराश ना होइए, क्योंकि जेई मेंस या जेई एडवांस पूरी लाइफ नहीं है, उसके आगे एक्चुअल लाइफ शुरू होती है। तो आप अपना 100% दीजिए, नो डाउट डाउट अबाउट दैट, बट देन जो भी रिजल्ट आता है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए एंड उसके आगे फाइट्स मारिए, उसके आगे एफर्ट डालने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग इन फाइट्स एंड पुटिंग इन एफर्ट्स। एंड अगर आपका माइंडसेट, आपकी प्रिपरेशन, आपकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी अच्छी है तो फिर जेई मेंस या जेई एडवांस का रिजल्ट उसको कभी खराब नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसी पे फोकस कीजिए, बाकी रिजल्ट्स, रैंक्स, ये सब तो चलते रहेंगे, बट देन आप अपना 100% एफर्ट डालिए एंड दैट्स इट। तो पार्थ की बात सुन के बड़ा मजा आया मुझे कि भाई चलते रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रुक गए वो पीछे हो गए, क्योंकि हम पीछे नहीं जाते, हम रुकते हैं, बाकी आगे जाते हैं, रिलेटिवली हम पीछे हो जाते हैं उसके। तो बस चलते जाना है,
और कोई भी रिजल्ट आए, छोटा रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट, सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए चीज़ों को लेकर कि दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, इसके आगे भी रिजल्ट्स आने हैं, इसके पहले भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो हमें बस काम करते जाना है, मन लगाकर मेहनत करते जाना है और बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। आपने कोई स्टार्टअप भी किया है क्या अभी कुछ? हाँ, एक्चुअली स्टार्टअप भी एक चल रहा था, एंटरप्राइज नाम का था, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा, सो मल्टीटास्किंग चल रहा है वैसे तो, बट एक स्टार्टअप भी एज सच नॉट फुली स्टार्टअप, बट एक स्टार्टअप प्रोटोटाइप था स्टार्टअप का, तो उस पे भी काम कर रहे थे। ग्रेट। तो पार्थ, वी विश यू वेरी लक और मतलब आप बहुत इस तरीके से मन लगाकर काम करते जाएँ और मुझे तो खासकर पर्सनली बहुत उम्मीद है तुमसे कि मतलब आप बहुत थैंक बड़े-बड़े कार्य करेंगे, ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर आपका गाइडिंग ऑल योर जूनियर्स और मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया सेशन रहा और सर, फिर से अपन कोशिश करेंगे पापा, कि एक आध सेशन और रखेंगे आपके लिए, ठीक है ना? श्योर सर, श्योर, श्योर।